हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ कि जो हाल फिलहाल में ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जिन लोगों ने लैंग्वेज सेक्शन क्लियर किया है, जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं और अभी भी वो कन्फ्यूजन में हैं कि वो टायर 2 की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं फाइनली। और क्या कहते हैं, अभी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। साथ ही साथ केवीएस का भी एग्ज़ाम हो चुका है। ईएमआरएस की तो आंसर की आ गई है, बट केवीएस की अभी आंसर की भी नहीं आई है। साथ ही साथ अभी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि वो किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, इन द सेंस कि ईएमआरएस की करें कि केवीएस की करें कि एलटी ग्रेड की करें। सबसे पहले आप इतना एग्ज़ाम दे लिए हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पेपर में कितना ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, कितना हाईएस्ट स्कोर हो सकता है, क्योंकि ये टायर 1 है, टायर 2 अभी होना बाकी है। आपने बहुत से चैनलों पे जा के वीडियोज़ देखी हुई हैं अननेसेसरी, चाहे यूट्यूब वाले हों, चाहे फेमस टीचर्स हो, सब ने ये कट ऑफ के बारे में और क्या कहते हैं टायर 2 के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उनके रीच भी बहुत अच्छे खासे हैं। तो आप लोग इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि वीडियोज़ के चक्कर में ना पड़ें। आपको अच्छे से पता है, आपने पेपर दिया हुआ है, आपको डेफ़िनेटली पता होगा कि चीज़ें आपने कहाँ पे गलत करी हैं, कहाँ सही करी हैं। ईएमआरएस की तो आपने आंसर की भी मिला ली होगी। डेफ़िनेटली आपको चीज़ें पता हो गई होंगी कि क्या कहते हैं, आपका स्कोर कितने रेंज में चलेगा, कि कितना आपका स्कोर आ सकता है। 2-4 क्वेश्चन अगर मान लीजिए इधर-उधर आप छोड़ के भी चलिए या नहीं भी छोड़िए तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। हम सब एस्पायरेंट हैं, मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं एक यूट्यूबर और कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ। मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुकी है तो वो चीज़ें क्लियर भी होती हैं, इसीलिए मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ। देखिए है क्या, अभी आपको अच्छे से पता होगा कि आपके ईएमआरएस में कितने मार्क्स आ चुके हैं और आपने केवीएस का भी एग्ज़ाम दे लिया है। अभी एलटी ग्रेड का जिन लोगों का होगा उन्होंने भी दे रखा है। तो आपको अच्छे से क्लियर पता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, इन द सेंस किस फील्ड में। आपका अगर ईएमआरएस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो केवीएस में स्विच कर लीजिए, केवीएस में नहीं अच्छा हुआ तो एलटी, नहीं तो डीएसएसबी भी है और अभी क्या कहते हैं यूपीटीजीटी आने वाला है, इन सब में आप स्विच कर सकते हैं। देखिए कोई भी एस्पिरेंट हो उसको डेफ़िनेटली पता चल जाती है, जैसे मैं खुद हूँ, मुझे पता है कि मैं ईएमआरएस और यूपीटीजीटी की ही प्रिपरेशन करूँगी, एलटी ग्रेड और ये केवीएस की नहीं करूँगी। वैसे ही सबको पता चल जाती है कि उनका स्टेमिना कितना है, वो किस फ़ील्ड में ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, फ़ील्ड इन द सेंस कि किस एग्ज़ाम में उनकी अच्छी रैंक आई हुई है या नहीं आई हुई है। मतलब अपने अंदर से ही फ़ील आ जाती है कि हम इस एग्ज़ाम में मतलब आगे सर्वाइव कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो चीज़ें अपने आप जब क्लियर हो जाती है ना, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आप किसकी टायर 2 की प्रिपरेशन करें। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि जब तक रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हो जाएगा तब तक वो प्रिपरेशन में नहीं स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे खासे जिनके मार्क्स हैं वो तो डेफ़िनेटली अपना ईएमआरएस का और केवीएस का टायर 2 का मतलब प्रिपरेशन करने में स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि हुआ यूँ है कि देखिए अभी जब रिज़ल्ट आएगा ना, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। डेढ़ से 2 महीने भी नहीं, 2 महीने तो नहीं बोलूँगी, डेढ़ महीने मिलेंगे आपको टाइम। डेढ़ महीने में आपको डिस्क्रिप्टिव भी करना है, ऑप्शनल भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस टिक मारना का है यहाँ पे, मतलब ये वाला नहीं है टायर 1 की तरह जैसे एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा टायर 2 एग्ज़ाम नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव बेस होगा, आपको फैक्ट एनालिसिस चीज़ें मतलब टू द पॉइंट करनी होंगी, अच्छे से पढ़ना होगा, डीप एनालिसिस करना होगा, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना होगा। पेपर में आपको रिटन फॉर्म में लिखना होगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी। तो अभी आप बिल्कुल भी, मैं तो यही बोलूँगी कि रिज़ल्ट का वेट कोई भी मत करिए, सीधे-सीधे टायर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं खुद कर रही हूँ, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। ये एक मतलब मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, ये ऑनेस्ट मैं सजेशन आपको दे रही हूँ कि देखिए आपका आप पढ़ते रहेंगे, अगर मान ली एक मतलब एक बात मान के चलते हैं कि अगर नहीं हुआ आपका तब क्या होगा? मतलब टायर 1 का अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा? फिर भी ये पढ़ाई जो है हमारी वेस्ट तो जाएगी नहीं, कहीं न कहीं ये कहीं मतलब किसी न किसी फ़ील्ड में ज़रूर लग जानी है। तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में ना पड़िए, इधर-उधर से बहुत ज़्यादा मतलब कोई 10 लोग के यूट्यूब चैनल में ना सर्च करिए। मैं तो यही कहूँगी कि किसी के भी वीडियोज़ ना देखिए। आपको अच्छे से पता होगा मेरिट कितनी आपकी होगी, मार्क्स कितने अच्छे से आपने क्लियर किए होंगी, आपको डेफ़िनेटली पता होगा। तो इतना ज़्यादा इधर-उधर ना भाग के शांति से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर है, मैं फिर से यही क्लियर करना चाहूँगी, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर है। पेपर ये बार टफ़ होगा। टफ़ इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएँगे, क्वेश्चन नॉर्मल ही आएँगे, बट आपका आपका मैं
खुद अपना बताऊँ कि मेरा खुद डिस्क्रिप मतलब क्वेश्चन लिखने का स्पीड ख़त्म हो चुका है। जो मैंने एमए में दिया था, जो मैंने बीएड में दिया था, अभी बिल्कुल भी वो मतलब ना तो कैपेबिलिटी नहीं बोलूँगी, मतलब ना वो अभी वो क्या कहते हैं उस बेस में क्वेश्चन लिखने का अगर दे दीजिए तो मैं खुद अभी थोड़ा-सा फँसूँगी। इसीलिए मैं सबको बार-बार यही कह रही हूँ, दिन में 2 से 3 बार आंसर राइटिंग करिए। चीज़ें देख-देख के लिखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपको डेफ़िनेटली अच्छे वर्ड्स सेलेक्ट करने होंगे, टू द पॉइंट फैक्ट लिखना होगा और अपने ओपिनियन इस तरीके से लिखने होंगे कि एग्ज़ामिनर को चीज़ें समझ में आ जाए। मतलब बहुत ज़्यादा आपको अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं सबको यही बोलूँगी कि अभी से अपना रिटन फॉर्म वाला एग्ज़ाम डेफ़िनेटली आप करिए, अभी से ही लग जाइए। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी सब्जेक्ट का हो टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठा लेगा। एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, 9 टू 10th के एनसीईआरटी आ जाएगी, 8 टू 10th वाले एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएँगे। अभी किसी को भी पता नहीं है, प फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ही हो रहा है डिस्क्रिप्टिव बेस में, तो किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है, ऑनेस्टली तो मैं यही बताऊँ। लेकिन थोड़ा-थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्या है कि जैसे आपने कोई टॉपिक उठा लिया, उसमें आप खुद से रिसर्च करिए कि इसमें कौन-कौन से एक टॉपिक आपने पढ़ लिया। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर, तो मैं देख लेती हूँ कि मेरा जैसे मैं एक टॉपिक ले लिया मैंने शेक्सपियर, शेक्सपियर को अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं शेक्सपियर पे मतलब उनके ड्रामास पे, उनके जितने वर्क है, उस पे मैं क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करूँगी कि इसमें एग्ज़ामिनर कौन से क्वेश्चन पुट कर सकता है। जैसे हो गया कि शेक्सपियर में हैमलेट हो गया, हैमलेट में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन मैं खुद से बना के उसकी आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दूँ। तो यही मैं मेथड अपना रही हूँ, डेफ़िनेटली बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अप्रोच होगी आगे जाके एग्ज़ाम में। अभी रिज़ल्ट को हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है आज रात में ही हो जाए, हो सकता है अभी 2-4 दिन ले रिज़ल्ट, तो हम रिज़ल्ट का वेट नहीं करेंगे। मुझे पता है कि मेरा स्कोर अच्छा है, मैं मतलब हो जाएगा मेरा पेपर, तो मैं ज़्यादा इधर-उधर नहीं भाग रही हूँ, मैं अपना पढ़ने में कंटिन्यू कर रही हूँ, अपना क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर रही हूँ। अगर मुझे नहीं आ रहा, मैं अभी भी मेरे पास टाइम है इतना कि मैं देख-देख के लिख सकती हूँ, उसको बार-बार रिवाइज़ कर सकती हूँ, बार-बार एनालिसिस कर सकती हूँ, उसमें क्या कमियाँ हैं उसको छाँट सकती हूँ, वोकैब मेरी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है मैं उसको एनहांस कर सकती हूँ, और क्या कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर की, कि मैं उसको भी पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी आप करिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको लीजिए, उसके टॉपिक्स पढ़िए, एनालिसिस करिए, अपने जितने अपने लिखे हुए हैं आंसर राइटिंग उसको एक बार लिखिए, उसके बाद आप खुद एग्जामिनर की तरह उसको पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें आपकी ज़्यादा इन्हेंस हो सकती हैं, कौन से टॉपिक आप कौन से उसमें पॉइंट इंक्लूड करिए कि उसमें चीज़ें और उभर के आएँगी। अगर हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, तो बना लीजिए। जैसे ये क्या कहते हैं, हमारा बायोलॉजी वगैरह है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बेस आता है, तो स्ट्रक्चर बनाइए अच्छे से। अमीबा हुआ, पैरामीशियम या ये सब की चीज़ों का मतलब होता है ना कि आप अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेंगे तो डेफ़िनेटली उसमें नंबर अच्छे मिल जाने हैं। साइंस हुआ तो और क्या कहते हैं, जैसे मैथ्स हुआ, मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छा खासा कर सकते हैं, तो वो सब भी चीज़ें पॉइंट मतलब स्टेप टू स्टेप पूरा कर लीजिए। इन्हीं टाइप के मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि यही सब अभी टाइम जो बचा हुआ है आपका, इस अभी रिज़ल्ट आने के पहले ये टाइम ना अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करने का है। तो आप इधर-उधर ना भाग के, इधर-उधर ना भटक के, अगर आपको पता है कि आपका चीज़ें मतलब आपका एग्ज़ाम निकल जाना है, तो डेफ़िनेटली आप क्या कहते हैं सेकंड पेपर की तैयारी में लग जाइए। अगर नहीं भी निकलेगा ना तब भी आप लग जाइए। अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, कुछ भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। एएमआरएस का हाल तो ये है कि लोगों ने मतलब पूरा पेपर बहुत अच्छा किया हुआ है, बट लैंग्वेज सेक्शन में वो मात खा गए। एक-एक नंबर से पॉइंट पॉइंट नंबर से वो नीचे गिर गए हैं, उनका क्या कहते हैं लैंग्वेज सेक्शन चेक ही नहीं होगा, तो आगे कॉपी उनकी चेक ही नहीं होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पेपर तो बहुत अच्छा किए हैं, बट उन्होंने लैंग्वेज सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से भी वो इस रेस से बाहर हो गए हैं। केवीएस का अभी देखिएगा, केवीएस का पीजीटी का जो पेपर हुआ था बहुत टफ हुआ था, उसपे अननेसेसरी क्वेश्चन मैथ के इंक्लूड कर दिए थे एसएससी लेवल के, तो उसमें भी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। हाँ, केवीएस का जो टीजीटी का हुआ था और जो पीआरटी का हुआ था उसका पेपर ठीक-ठाक आया था, ठीक-ठाक मतलब इतना मैं नहीं बोलूँगी बहुत ईज़ी आया था,
टफ आया था, बट इतना आया था कि लोग कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए मैं केवीएस को अभी साइड में कर रखी हूँ, क्योंकि केवीएस में मुझे पता है कि मेरा नहीं होने वाला है। तो कि इसलिए मैं केवीएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। ईएमआरएस पे मेरा डेफ़िनिटली हो जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे स्कोर इतने ठीक-ठाक हैं कि मैं टायर 1 क्लियर कर लूँगी, तो इसलिए मैं ईएमआरएस के डिस्क्रिप्टिव बेस पे फ़ोकस कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने 2022 का यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल अप कर रखा था, मैं उस पे फिर से वर्क कर रही हूँ। मैंने वो पढ़ के, सच बताऊँ तो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, बट एग्ज़ाम हो नहीं पाया था, फ्रस्ट्रेशन था। फिर बाद में ईएमआरएस वगैरह आ गया तो मैं इस पे स्विच हो गई। मेरे पास पूरे प्रॉपर मैंने नोट्स बना रखे हैं, प्रॉपर मेरे पास बुक्स है, सब कुछ मेरे पास मटेरियल है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो 2022 वाला पेपर है, मैं उस पे भी वर्क करूँ, क्योंकि डेफ़िनिटली उसका बस एक ही एग्ज़ाम होना है, उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उस पे भी, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं उस पे स्विच कर रही हूँ, और क्या कहते हैं, ईएमआरएस पे ही ध्यान दे रही हूँ। बाकी अभी तो एलटी ग्रेड का क्या हुआ, एलटी ग्रेड का मेरा पेपर ठीक-ठाक नहीं गया है, मतलब ठीक-ठाक गया है, इतना बहुत अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए मैं एलटी ग्रेड का भी रिज़ल्ट का वेट करूँगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन व जिस जो क्या कहते हैं, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं खुद से बना-बना के खुद से उसको लिख रही हूँ, और खुद से चैट जीपीटी का थोड़ा-सा सहारा लेके, बाकी थोड़ा-सा यूट्यूब चैनलों को देख-देख के मैं उसको लिखना अपना स्टार्ट कर रही हूँ। जितना मेरा कहीं पे भी मिस्टेक हो रहा है, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, वोकैब मैं लर्न कर रही हूँ। इस तरीके से ना आप अपने सब्जेक्ट को डेफ़िनेटली आप उस पे टाइम दीजिए, क्योंकि आप टाइम देंगे ना, वो टाइम आपका कहीं भी बर्बाद नहीं जाएगा। आप में ही चीज़ें एनहांस होगी, आपकी भी सब्जेक्ट, आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज मजबूत होगा, वो आगे जाके कोई भी एग्ज़ाम में आपको डेफ़िनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए आप इधर-उधर चक्कर में ना पड़िए, कहीं भी कुछ भी कट ऑफ वगैरह, मेरिट वगैरह मत देखिए। रिज़ल्ट का क्या है, रिज़ल्ट 2-4 दिन में आ ही जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं, बहुत अच्छे आपके स्कोर है और आपने रिज़ल्ट का वेट किया, रिज़ल्ट के बाद प्रिपरेशन में आपको टाइम ही ना मिले। 1 से डेढ़ महीने बहुत, मतलब कम टाइम है, 1 से डेढ़ महीने, इतना ज़्यादा मत मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा हाई टाइम है, मैं कर ले जाऊँगा, कोई भी नहीं तीर मार पाता इतना ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आज से अभी से ही अपना आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये कहीं भी वेस्ट नहीं जाने वाली है, आगे किसी न किसी सब्जेक्ट में काम आ जाएगी। तो बस मेरा यही सजेशन था कि आप लोग इधर-उधर के वीडियोज़ के चक्कर में ना पड़ के शांति से अपनी पढ़ाई करिए। बाकी अगर आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक्स से कुछ भी, चाहे यूपी टीजीटी ये 2022 वाला हुआ, कुछ भी आपको पूछना हुआ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पे प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। और एक बार रिज़ल्ट आ जाए, मैं टायर 2 की भी प्रिपरेशन में कैसे मैं कर रही हूँ, मैं उसको आपको वीडियोज़ के थ्रू मैं दिखाऊँगी कि कैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपको उसको हेल्प लगी हो तो प्लीज़ उसको मतलब अपने में इंक्लूड करिएगा, अगर नहीं हेल्प लगी है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई जैसे आपको सीटेट वगैरह जो भी पढ़ना है, तो मैं 1-2 बुक मेरे पास थी, मैं उसको टैग कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।